नमस्कार बच्चों। आज हम अध्ययन करेंगे हमारे अगले अध्याय के बारे में। हमारा अध्याय है तृतीयक और चतुर्थक व्यवसाय। इससे पहले हमने प्राथमिक व्यवसाय देख लिया है, द्वितीयक व्यवसाय भी पढ़ लिया है। आज हम पढ़ेंगे तृतीयक और चतुर्थक व्यवसाय के बारे में। हमने देखा प्राथमिक व्यवसाय। प्राथमिक व्यवसाय प्राथमिक व्यवसाय में कौन कौन सी क्रियाएं होती है? प्राथमिक व्यवसाय में होती है जैसे कृषि, मछली पकड़ना, आखेट करना और पशुपालन। ये सब की सब जो क्रिया होती है वो प्राथमिक व्यवसाय में होती है। उसके बाद में हमने देखा है द्वितीयक व्यवसाय। द्वितीयक व्यवसाय द्वितीयक व्यवसाय में क्या होता है? यहां से हमें जो भी कच्चा माल मिलता है उसको रूप परिवर्तन कर उसके मूल्य में वृद्धि करने के लिए जो जो चीजें करनी होती है वो हम द्वितीयक व्यवसाय में करेंगे। जैसे विनिर्माण, उद्योग होते हैं। यहां से कच्चा माल मिलेगा। जैसे कृषि से हमें कच्चा माल मिला गन्ने को हमने फैक्ट्री में ले जाकर उससे शक्कर बना ली, उसके रूप में परिवर्तन कर दिया और उसके मूल्य में वृद्धि कर दी। तो प्राथमिक व्यवसाय से कच्चा माल मिलेगा, द्वितीयक व्यवसाय में उसका रूप परिवर्तन कर उसके मूल्य में वृद्धि की जाती है। आज हम पढ़ेंगे तृतीयक व्यवसाय। तृतीयक व्यवसाय वैसे तो इस सेक्टर को सेवा सेक्टर कहते हैं। सेवा सेक्टर क्योंकि यहां पर काम करने वाले होते हैं ना, वो एक निश्चित फीस के बदले अपनी सेवाएं प्रदान करते हैं। जैसे डॉक्टर, जैसे वकील, जैसे अध्यापक। ये सब क्या है? ये हमें अपनी सेवाएं प्रोवाइड करवाते हैं, सेवाएं देते हैं। किसके बदले? यानी फीस के बदले अपनी सेवा प्रदान करते हैं। तो प्राथमिक व्यवसाय प्रकृति से संबंधित। द्वितीयक व्यवसाय है जो प्राथमिक व्यवसाय से हमें कच्चा माल मिलेगा, उनको हम उद्योगों में ले जाकर उसका रूप परिवर्तन करेंगे। तृतीयक व्यवसाय है वो इन दोनों को जोड़ने वाला है। जैसे इसमें वकील, अध्यापक, डॉक्टर होते हैं। और जैसे कच्चा माल है वो उद्योग तक ले जाने के लिए हमें परिवहन की आवश्यकता होगी, तो परिवहन भी तृतीयक व्यवसाय में शामिल है। बैंक हमें सेवाएं देते हैं तो बैंक भी तृतीयक व्यवसाय में शामिल है। जैसे संचार है, हमें सेवाएं देते हैं। संचार में पत्र पत्रिकाएं होती है, मोबाइल होता है, ये सब हमें सेवाएं देते हैं, तो वो भी तृतीयक व्यवसाय में शामिल होता है। यानी सेवा सेक्टर, हम तृतीयक व्यवसाय को सेवा सेक्टर कह सकते हैं। जिनसे भी हमें सेवाएं प्रदान होती है, सेवाएं मिलती है, वो तृतीयक सेक्टर के उदाहरण है। अगर हम बात करें तृतीयक व्यवसाय में कौन कौन सी चीजें आती हैं, तृतीयक व्यवसाय में कौन कौन सी चीजें आती हैं, इनमें अगर हम देखें तो एक नंबर आता है व्यापार, 2 नंबर होगा परिवहन, 3 नंबर होगा संचार। व्यापार भी 2 प्रकार का होता है। एक होता है थोक व्यापारी और एक होता है खुदरा व्यापारी। थोक व्यापारी वो होते हैं जो खुदरा व्यापारी को सामान देते हैं। खुदरा व्यापारी हमारे मोहल्ले में जो दुकानें होती हैं जिनसे हम सामान खरीदते हैं वो खुदरा व्यापारी होते हैं। थोक व्यापारी से ये सामान खरीद के लाते हैं और ये लाकर उपभोक्ताओं को बेचते हैं। जिनसे हम सामान खरीदते हैं वो खुदरा व्यापारी होते हैं और जिनसे खुदरा व्यापारी सामान खरीद के लाते हैं वो थोक व्यापारी होते हैं। परिवहन हमें सेवाएं देते हैं। परिवहन में जल परिवहन है, सड़क परिवहन है, रेल परिवहन है, ये सब के सब तृतीयक सेक्टर के उदाहरण हैं। अगर हम बात करें संचार की, संचार मोबाइल है, पत्र पत्रिकाएं हैं, ये भी हमें सेवाएं देते हैं, तो ये भी तृतीयक सेक्टर के
उदाहरण है। आशा करता हूं प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक सेक्टर में आपको अंतर समझ में आ गया होगा। प्राथमिक व्यवसाय यानी पुराने समय में जो भी व्यवसाय या जो क्रियाएं की जाती थी वो प्राथमिक व्यवसाय के उदाहरण है, जैसे कृषि करना, मछली पकड़ना, और इसके अलावा अगर हम देखें आखेट करना है, वो प्राथमिक व्यवसाय है। प्राथमिक व्यवसाय से जो कच्चा माल हमें मिलता है वो उद्योगों में ले जाकर उसके रूप में परिवर्तन कर उसके मूल्य में वृद्धि करते हैं, तो वो द्वितीयक व्यवसाय होगा। और इन दोनों को जो बीच में जोड़ने वाली कड़ी है वो तृतीयक व्यवसाय होगी, जैसे परिवहन है। और जिनसे भी हमें सेवा मिलती है वो तृतीयक व्यवसाय, जैसे डॉक्टर है, वकील है, अध्यापक है, एक निश्चित फीस के बदले हमें अपनी सेवाएं देते हैं, तो ये जो सेवा सेक्टर है, तृतीयक सेक्टर को ही सेवा सेक्टर कहते हैं। ये था प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक व्यवसाय में अंतर। अब हम हमारा जो आज का चैप्टर है तृतीयक एवं चतुर्थक क्रियाकलाप है वो शुरू कर रहे हैं। अब हम देखेंगे इसमें आगे का व्यापार और वाणिज्य। व्यापार क्या है? किसी भी वस्तु का क्रय या विक्रय यानी खरीदना और बेचना। वस्तु को खरीदना और बेचना व्यापार कहलाता है। व्यापार का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? व्यापार का मुख्य उद्देश्य निश्चित सी बात है, लाभ कमाना होता है। जो भी व्यक्ति है व्यापार करता है वो लाभ कमाने के लिए ही करता है। तो व्यापार और वाणिज्य में अगर हम देखें, व्यापार क्या है? व्यापार है वस्तु का क्रय या विक्रय है, यानी वस्तु को खरीदना और बेचना व्यापार है। व्यापार का उद्देश्य अगर हम बात करें तो उद्देश्य है लाभ कमाना। व्यापार का उद्देश्य क्या है? लाभ कमाना। यानी कोई भी वस्तु है उसको खरीदना और बेचना व्यापार कहलाता है, और व्यापार का मुख्य उद्देश्य होता है लाभ कमाना। व्यापार है वो कस्बों और नगरों में होता है, जिन्हें हम व्यापारिक केंद्र कहते हैं। जहां भी व्यापार होता है, चाहे वो कस्बे में हो चाहे वो नगरों में हो, जहां भी व्यापार होता है उन्हें हम व्यापारिक केंद्र कहते हैं। याद रखना है व्यापार क्या है? वस्तु का क्रय या विक्रय, खरीदना और बेचना दोनों व्यापार है। व्यापार का उद्देश्य होता है लाभ कमाना। कस्बों और नगरों दोनों में व्यापार होता है। जहां भी व्यापार हो रहा है उन्हें हम व्यापारिक केंद्र कहते हैं। व्यापारिक केंद्र है वो दो तरह के होते हैं, एक तो कस्बों में होता है और एक नगरों में होता है। दोनों में क्या क्या अंतर पाया जाता है? एक तो व्यापार कस्बों में होता है, एक व्यापार नगरों में होता है। व्यापारिक केंद्र दो प्रकार के हैं। पहला है ग्रामीण विपणन केंद्र, यानी गांव के अंदर होने वाले ग्रामीण विपणन केंद्र। अगर हम बात करें तो ये बस्तियों का पोषण करते हैं। गांव में जो बाजार होते हैं वो ग्रामीण बस्तियों का पोषण करते हैं, उनसे कई लोगों को रोजगार मिलता है। एवं अर्ध नगरीय केंद्र होते हैं, पूर्ण नगर नहीं होते हैं गांव, अर्ध नगरीय केंद्र होते हैं। ये स्वयं में नगरीय केंद्र नहीं है, किंतु ग्रामीण लोगों की अधिक मांग वाली वस्तुओं और सेवाओं का उपलब्ध कराने वाले केंद्र होते हैं। ये स्वयं में नगरीय केंद्र नहीं है, लेकिन गांव में जिस भी चीज की जरूरत होती है उन सबको ये उपलब्ध करवाते हैं ग्रामीण विपणन केंद्र। तो हमें याद रखना है ग्रामीण विपणन केंद्र में गांव की बस्तियों का पोषण करते हैं। ये अर्ध नगरीय केंद्र है। ये अर्ध नगरीय केंद्र इसलिए है क्योंकि ये गांव में जो लोगों की जिस भी चीज की आवश्यकता होती है वो यहाँ से ये उपलब्ध करवाते हैं। अब ग्रामीण क्षेत्रों में आवधिक बाजार, जिस चीज को हम यहाँ से खरीद नहीं सकते या समय पर जो बाजार लगाए जाते हैं या निश्चित माह में निश्चित तारीख पर जो बाजार लगाए जाते हैं उन्हें हम आवधिक बाजार कहते हैं। जैसे प्रत्येक शनिवार को, मान लो शनिवार को, या हर माह की 1 से 6 तारीख को या 7 तारीख को कोई भी गांव में बाजार लगता है निश्चित अवधि के लिए, उन्हें हम ग्रामीण आवधिक बाजार कहते हैं। जिस चीज की पूर्ति यहाँ से नहीं होती है वो आवधिक बाजार उनकी पूर्ति करते हैं। गांव में हमें याद रखना है कि अर्ध नगरीय केंद्र होते हैं, ग्रामीण बस्ती के पोषक होते हैं, और ये गांव के जो लोग होते हैं उनकी जरूरतों की जितनी भी चीजें होती है उन सब को उपलब्ध करवाते हैं। अगर यहाँ से जो चीजें उपलब्ध नहीं होती है वो ग्रामीण आवधिक बाजार यानी निश्चित अंतराल के बाद लगने वाले बाजार को ग्रामीण आवधिक बाजार कहते हैं। ये हर माह भी हो सकते हैं, हर शनिवार भी हो सकते हैं, एक निश्चित टाइम पर लगने वाले बाजार होते हैं। उसके बाद में अगर हम देखें नगरीय विपणन केंद्र, ग्रामीण विपणन केंद्र हमने देख लिया है। अब हम देखेंगे नगरीय विपणन केंद्र नगरों में।
यहाँ विशिष्टीकृत सेवाएं मिलती हैं, यानी गांव में सामान्य सेवाएं मिलती है जबकि नगरों में विशिष्टीकृत सेवाएं मिलती है। यहाँ साधारण वस्तुओं से लेकर विशिष्ट वस्तुएं भी मिलती है। अगर हम नगर की बात करें तो छोटी से छोटी चीज से लेकर बड़ी से बड़ी चीज हम खरीद सकते हैं, जबकि गांव में सामान्य चीजें ही मिलती है। तो दोनों में ये भी अंतर है कि गांव में सामान्य चीजें मिलती है जबकि नगरों में सामान्य चीजों से लेकर विशिष्ट चीजें तक हमें मिल जाती है। इनमें शैक्षणिक संस्थाओं, व्यवसायिक सेवाओं, जैसे नगरों में हम बात करें तो हमें अध्यापक है, वकील है, परामर्शदाता है, चिकित्सक है, दांतों का डॉक्टर है, पशु चिकित्सक है, ये सब की सब सेवाएं हमें नगरों में उपलब्ध हो जाती है जबकि गांव में ये सेवाएं उपलब्ध नहीं होती है। हमें याद रखना है कि गांव में सिर्फ और सिर्फ सामान्य सेवाएं उपलब्ध होती है जबकि नगरों में विशिष्ट सेवाएं उपलब्ध होती है। हमें पता है, अगर हम गांव में रहते हैं, जैसे मैं गांव में रहता हूं, मुझे पता है मेरे गांव में मुझे जो दैनिक चीज की जो भी जरूरतें हैं, जो भी चीजें चाहिए दैनिक आवश्यकता के लिए, वो चीजें मुझे गांव से मिल जाएगी। लेकिन जो चीज मुझे विशेष चाहिए, अगर मुझे किसी डॉक्टर के पास जाना है, अगर मुझे वकील के पास जाना है, अगर मुझे परामर्श लेना है किसी से, तो मुझे नगरों में जाना पड़ेगा। तो नगरों में विशिष्ट सेवाएं मिलती है जबकि गांवों में सामान्य सेवाएं मिलती है। यह था हमारा व्यापार और वाणिज्य में व्यापारिक केंद्र। अब हम देखेंगे फुटकर व्यापार और थोक व्यापार में अंतर। फुटकर व्यापार, जैसा कि हमारे मोहल्ले में छोटी छोटी दुकानें होती हैं या फेरी वाले होते हैं, रेडी वाले होते हैं, वो सब के सब फुटकर व्यापार के उदाहरण हैं। वो क्या करते हैं, थोक व्यापारी से थोक पर, यानी बहुत ज्यादा सामान है वो उधार लेके आते हैं। बहुत से फुटकर व्यापारी तो ऐसे होते हैं जो थोक व्यापारी की पूंजी पर ही काम करते हैं। जैसे एक ये थोक व्यापारी है, वो थोक पर सामान बेचता है, सबका सब सामान थोक पर बेचता है, और उससे ले जाने वाले जो फुटकर व्यापारी होते हैं वो जगह जगह पर अपनी छोटी छोटी दुकानें लगाकर काम करते हैं। ये इससे उधार लेकर आते हैं, इसी की पूंजी पर अपना व्यापार भी करते हैं। और उपभोक्ताओं को डायरेक्ट सामान देता कौन है, फुटकर व्यापारी। उपभोक्ता किसे कहते हैं, यानी वस्तु का अंतिम रूप से उपयोग करने वाला उपभोक्ता कहलाता है। वस्तु का अंतिम रूप से ये खरीदने वाला है कहां से, थोक व्यापारी से। ये उपभोक्ता नहीं है, क्यों, क्योंकि इसका उद्देश्य माल को काम में लेना नहीं है बल्कि व्यापार करना है, उसे बेचना है, इसलिए ये उपभोक्ता नहीं है। उपभोक्ता वह होता है जो वस्तु का अंतिम रूप से उपयोग करता है, उसे हम उपभोक्ता कहते हैं। थोक व्यापारी क्या करता है कि इन फुटकर व्यापारियों को सामान देता है, और फुटकर व्यापारी या तो मोहल्ले में अपनी दुकान स्थापित कर लेंगे या फिर रेहड़ी या द्वार टू द्वार घर घर जाकर सामान बेचेंगे। ये होते हैं फुटकर व्यापारी। फुटकर व्यापारी ये वह व्यापारी क्रियाकलाप है जो उपभोक्ता को वस्तु के प्रत्यक्ष विक्रय से संबंधित है, यानी उपभोक्ताओं को डायरेक्ट जो चीजें देता है वो होता है फुटकर व्यापारी। कौन कौन हो सकते हैं इसमें, फेरी वाले होते हैं, रेहड़ी वाले होते हैं, ट्रक द्वार से द्वार है, डाक आदेश वाले, दूरभाष, स्वचालित बिक्री वाली मशीनें हैं, तथा इंटरनेट फुटकर बिक्री के भंडार रहित उदाहरण। ये सब के सब फुटकर व्यापार के उदाहरण। अब देखिए भंडार। भंडार दो तरह के होते हैं, एक तो होता है विभागीय भंडार और एक होता है श्रृंखला भंडार। विभागीय भंडार और श्रृंखला, ये भंडार के दो प्रकार है, एक विभागीय भंडार होता है और एक होता है श्रृंखला भंडार। विभागीय भंडार में क्या होता है, वस्तुओं को खरीद एवं बिक्री के सर्वेक्षण के लिए विभागीय प्रमुखों को उत्तरदायित्व सौंप देते हैं। इसमें क्या होता है कि वस्तु को खरीदना और बेचने के लिए जो विभागीय प्रमुख होता है उसको सब उत्तरदायित्व सौंप देते हैं, वही वस्तु को खरीदता है और वही वस्तु को बेचता है। इसी हम विभागीय भंडार कहेंगे, यानी जो भी काम करेगा विभागीय प्रमुख करेगा। अगर वस्तु को खरीदना है तो भी विभागीय प्रमुख खरीदेगा और उसको बेचना है तो भी विभागीय प्रमुख बेचेगा, यानी सबका सब उत्तरदायित्व है वो विभागीय प्रमुख का होता है। अगर हम बात करें श्रृंखला भंडार, क्या होता है, अत्यधिक मितव्ययता से व्यापारी है वो माल खरीद पाते हैं। अत्यधिक मितव्ययता से व्यापारी है वो माल खरीद पाते हैं, यहाँ तक कि निर्देश पर सीधे वस्तु का निर्माण करा लेते हैं। ये कुशल विशेषज्ञ
नियुक्त कर लेते हैं। इनके पास है वो कुशल विशेषज्ञ होते हैं और वो डायरेक्ट किसान से भी माल है वो तैयार करवा लेते हैं। आमतौर पर क्या होता है, जैसे ये किसी किसान का खेत है और ये है मंडी और ये है फैक्ट्री। किसान क्या करता है, जो भी सामान होता है वो मंडी में बेचता है और फैक्ट्री वाले क्या करते हैं, जो भी सामान होता है वो मंडी से खरीद कर लाते हैं। लेकिन श्रृंखला भंडार में ऐसा नहीं होता है। अगर ये चाहे तो ये फैक्ट्री वाले डायरेक्ट किसान से भी संपर्क करके अपना माल तैयार करवा सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें कुशल विशेषज्ञ होते हैं। इसमें अत्यधिक मितव्ययता से व्यापारिक माल खरीद पाते हैं। यहाँ तक कि निर्देश पर, यानी अपने निर्देश पर किसान को निर्देश देते हैं और उसी प्रकार की वस्तु का निर्माण करवा लेते हैं। जिस प्रकार की वस्तु इन्हें चाहिए होती है वो अपने निर्देश पर किसान से उसी प्रकार की वस्तु का निर्माण करा लेते हैं। क्यों? ये कुशल विशेषज्ञ होते हैं। ये था हमारा श्रृंखला भंडार। इससे पहले हमने देख लिया विभागीय भंडार। विभागीय भंडार में हम क्या करते हैं, विभागीय जो प्रमुख होता है उसी को क्रय विक्रय की जिम्मेदारी सौंप देते हैं। सब काम वही करेगा, हमें कोई टेंशन नहीं। इसमें क्या होता है, ये मितव्ययता से काम करते हैं, विषय विशेषज्ञ होते हैं और जो भी माल इन्हें चाहिए होता है वो डायरेक्ट बनवा लेते हैं, उसी तरह का माल है बनवा लेते हैं। अब हम देखेंगे थोक व्यापारी। थोक व्यापारी खुदरा हमने देख लिया है, जो थोक व्यापारी से सामान ले जाकर मोहल्ले में बेचता है वो खुदरा व्यापारी होता है। और थोक व्यापारी क्या करता है, ये खुदरा व्यापारियों को सामान देता है। थोक व्यापार का गठन अनेक बिचौलियों, सौदागरों और पूर्तिगरों द्वारा होता है। थोक व्यापार का गठन है वो बिचौलियों के द्वारा होता है। क्यों? क्योंकि इन्हें जो फुटकर व्यापारी है इन्हें सामान दिलाने के लिए बीच में क्या होते हैं, बिचौली होते हैं। बिचौली इन्हें सामान दिलाते हैं, वो गारंटी लेते हैं इनकी सबकी। तो बिचौलियों के द्वारा थोक व्यापार का गठन होता है, न कि फुटकर भंडारों द्वारा। थोक विक्रेता प्राय फुटकर भंडारों को उधार देते हैं और थोक विक्रेता क्या करते हैं, इन फुटकर भंडार होते हैं इन सबको उधार दे देते हैं। यहाँ तक कि फुटकर विक्रेता है अधिकतर थोक विक्रेता की पूंजी पर ही अपने कार्य का संचालन करते हैं। और ये फुटकर विक्रेता होते हैं वो ज्यादातर अपने जो कार्य का संचालन है वो थोक व्यापारी होते हैं उनकी पूंजी पर ही करते हैं। ये अपनी तरफ से ज्यादा निवेश नहीं करते। क्यों? क्योंकि इनसे, जैसे ये सामान लाने के लिए गए पहली बार, इनसे 5,000 रुपए का सामान उधार में लेके आ गए, अपनी दुकान लगा ली। दोबारा वो जब भी जाएंगे तो पीछे वाले 5,000 जमा करवा देंगे और आगे जो भी सामान होगा वो दोबारा उससे उधार लेकर आएंगे। अब जो भी ये व्यापार कर रहे हैं वो थोक व्यापारी की पूंजी पर ही कर रहे हैं। ये था हमारा थोक व्यापार और फुटकर व्यापार में अंतर। अब हम देखेंगे परिवहन। परिवहन क्या होता है, व्यक्ति विनिर्मित माल अथवा संपत्ति को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाता है। परिवहन क्या करता है, किसी भी व्यक्ति किसी भी माल या संपत्ति को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए हमें किसका सहारा लेना पड़ता है, परिवहन का। यह मनुष्य की गतिशीलता की मूलभूत आवश्यकता को पूरा करने हेतु निर्मित एक संगठित उद्योग है। परिवहन क्या है कि मनुष्य गतिशील है, उसकी गतिशीलता को पूरा करने के लिए एक संगठित उद्योग है परिवहन। हमें याद रखना है कि व्यक्ति विनिर्मित माल या संपत्ति को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए परिवहन की आवश्यकता होती है। परिवहन क्या है कि मनुष्य की गतिशीलता को पूरा करने के लिए एक संगठित उद्योग है। अभी किलोमीटर दूरी को किस में मापते हैं, जो परिवहन की दूरी होती है, जितनी किलोमीटर उसे जाना होता है उसको हम किलोमीटर दूरी में मापते हैं। समय दूरी किसे कहते हैं, एक मार्ग पर यात्रा करने में लगने वाला समय। एक मार्ग है उस पर कितना समय लगा उसे हम समय दूरी में मापेंगे। जैसे जयपुर टू अलवर जाना है, कितनी किलोमीटर की दूरी है उसे हम किलोमीटर दूरी में मापेंगे। जयपुर से अलवर जितना किलोमीटर है उसे हम किलोमीटर दूरी में मापेंगे। समय दूरी, जयपुर से अलवर पहुंचने में जितना भी समय लगता है उसे हम समय दूरी में मापेंगे। लागत दूरी किसे कहते हैं कि जयपुर से चलने के बाद कितना रुपया हमारा अलवर पहुंचने तक खर्च हुआ उसे हम लागत दूरी में मापेंगे। परिवहन को प्रभावित करने वाले
उससे पहले हम देखेंगे समकालिक रेखाएं। समकालिक मानचित्र पर, ये हमारा मान लो मानचित्र है, तो मानचित्र पर समान समय में पहुंचने वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को समकालिक रेखाएं कहते हैं। जैसे जयपुर से अलवर, जयपुर से जोधपुर, दोनों में अगर पहुंचने की दूरी अगर समान है तो वहां पर हम समकालिक रेखाएं खींच देंगे। इससे यह पता चलता है कि चाहे जयपुर से अलवर जाएं, चाहे जयपुर से जोधपुर जाएं, दोनों में समान समय लगने वाला है। तो समकालिक रेखाएं हमें ये दिखाती है कि यहाँ से ये दोनों स्थान है वो एक समान दूरी पर स्थित है। उसके बाद में अगर हम देखें कि कहीं भी हमें जाना है, एक तो होता है हमारा उद्गम केंद्र, एक होता है हमारा गंतव्य केंद्र। मान लो ये सड़क है, उद्गम और गंतव्य केंद्र की, अगर इसके किनारे बड़ा कस्बा है, बड़ा कस्बा, इस बड़े कस्बे को हम कहते हैं नोड। बड़े कस्बे को क्या कहते हैं? नोड। अगर दो बड़े कस्बे हैं रोड के किनारे, एक ये बड़ा कस्बा है, बड़ा कस्बा, इसे भी हम नोड कहते हैं। दो बड़े कस्बों को मिलाने वाली जो रोड होती है, जो सड़क होती है, उसे हम योजक कहते हैं। यानी दो नोड को मिलाने वाली जो सड़क होती है उसे हम योजक कहते हैं। दो नोड किसे कहते हैं? अगर सड़क के किनारे कोई बड़ा कस्बा है उसे हम नोड कहते हैं, और दो नोड को मिलाने वाली सड़क को हम योजक कहते हैं। अब हम देखेंगे परिवहन को प्रभावित करने वाले कारक। परिवहन को प्रभावित करने वाले कारक में है मांग, यानी जनसंख्या का आकार से प्रभावित होती है। जितनी ज्यादा जनसंख्या होगी परिवहन की मांग भी उतनी ही ज्यादा होगी। तो मांग है वो परिवहन को प्रभावित करती है। यह था हमारा परिवहन का टॉपिक। आज हमने अध्याय 6 से, या तृतीय और चतुर्थ क्रियाकलाप है, उस अध्याय से पहला पार्ट है वो देख लिया है। आशा करता हूं आपको ये पार्ट अच्छी तरह समझ में आया होगा। धन्यवाद।